Hello everyone, I am Dr. Shruti Pandey. I am working as an assistant professor at Kite Group of Institutions, and today moving further we are dealing with the fourth part of root locus, and today we will be dealing with the questions. ठीक है, तो इसके पहले what all we have read in root locus, रूट लोकस के सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. सबसे पहले कि कोई भी रूट लोकस में ओपन लूप या क्लोज लूप कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो इनिशियली वी हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी पोल्स आर देयर, देन हाउ मेनी जीरोज आर देयर, then how many number of root locus can be formed at that for that particular transfer function. Moving further, the very important part is breakaway point. Then the next important part is intersection of the root locus at the imaginary axis. Then angle of departure, then angle of arrival. तो ये वो important parameters हैं जिनको construction of root locus में इसके पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन इज, एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है GS HS इज इक्वल टू K अपॉन S, S प्लस 1, S स्क्वायर प्लस 4S प्लस 5. ठीक है, तो जैसा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रूल्स में पढ़ा है, सबसे पहला पॉइंट इज टू फाइंड आउट द पोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन. तो इसमें कौन कौन से पोल्स हैं? पोल्स हैं S इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, जो कि एक ओरिजिन पे एक पोल है. दूसरा पोल क्या है? दूसरा पोल है -1, ठीक है, S प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहां से पोल निकल के आया -1. तीसरा पोल क्या है? S स्क्वायर प्लस 4S प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसे श्रीधराचार्य से सॉल्व करें तो रूट की वैल्यू क्या आएगी? S इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 2. ठीक है, तो दिस इज -4 प्लस माइनस 16 माइनस 20 अपॉन 2. इसकी वैल्यू आई -4 प्लस माइनस, दिस इज 2j अपॉन 2. ठीक है, तो ये क्या आएगी वैल्यू? -2 प्लस माइनस j प्लस माइनस 1j. तो कितने पोल्स आए? 0, -1, और तीसरा पोल है -2 प्लस j, और चौथा पोल है -2 माइनस 1j या फिर j. ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने दिख रहे हैं इसमें? ऊपर न्यूमरेटर में जितने भी s के कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे नंबर ऑफ जीरोस, और इसमें एक भी नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोस है 0. अब नंबर ऑफ रूट लोकाई. नंबर ऑफ रूट लोकाई में कंस्ट्रक्शन रूल्स में पढ़ा है कि नंबर ऑफ रूट लोकाई है कि कितने, अगर नंबर ऑफ पोल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोस हैं तो नंबर ऑफ रूट लोकाई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स. अगर नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ पोल्स से ज्यादा है तो नंबर ऑफ रूट लोकाई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, और अगर दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ रूट लोकाई n विल बी इक्वल टू p और z. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ वी कैन सी कि p इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, p की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4. 4 है नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस हैं 0. ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट लोकाई क्या होगा? जो भी ज्यादा बड़ा है, यानी नंबर ऑफ पोल्स का नंबर ज्यादा बड़ा है तो नंबर ऑफ रूट लोकाई विल बी इक्वल टू 4. ठीक है, यानी कितने रूट लोकस फॉर्म हो सकते हैं. नेक्स्ट है पोल जीरो प्लॉट. इसका पोल जीरो प्लॉट करके देख लेते हैं. ठीक है, एक था ओरिजिन पे, ये रहा ओरिजिन पे. दूसरा पोल कहाँ है? -1. ठीक है, ये दिख रहा है, ये वाला पोल -1 पे. तीसरा पोल कहाँ दिख रहा है? पीछे जो 2 पोल्स और निकाले इसमें तीसरा पोल कहाँ है? -2 प्लस 1j -2 माइनस j. ठीक है, तो यानी ये है -2, ये है प्लस j, ये है -j, दिस इज प्लस j. ठीक है, ये है -2 वाला पॉइंट. ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ रूट लोकस कितने बन रहे हैं. नंबर ऑफ रूट लोकस के लिए क्या पड़ा है? नंबर ऑफ रूट लोकस में कोई भी पोल या जीरो कंसिडर कर रहे हैं उसके राइट साइड में ऑड नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो ये वाला जो पोल है इसके राइट साइड में कंसिडर करें तो राइट साइड में कितना है? 0, विच इज नॉट एन ऑड नंबर, यानी ये वाला जो पार्ट है वो रूट लोकस नहीं होगा. ठीक है, फिर यहां से देखते हैं यहां पे नंबर ऑफ रूट लोकस कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं राइट साइड में. इस पोल के राइट साइड में, इस पोल के राइट साइड में 1 है. ठीक है, तो यानी ये रूट लोकस का ब्रांच होगा. इधर पे आके देखते हैं, इधर कितना दिख रहा है? इसके राइट साइड में कितने हैं? दिस इज 1, दिस इज 2, यानी ये भी नहीं होगा.
इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़े, अगर इस तरफ से देखें तो राइट साइड में कितने दिख रहे हैं, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, यानी ये वाला पार्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ रूट लोकस बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस आ रही हैं, एक है ये रूट लोकस पॉइंट, ये है रूट लोकस ब्रांच, ठीक है। अब कि जितने भी नंबर ऑफ पोल्स हैं सिस्टम में, यहाँ पे 4 नंबर हैं, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ पोल्स हैं और अगर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल नहीं है, यानी p अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो पीछे तो देख चुके हैं कि नंबर ऑफ रूट लोकस 4 बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पोल्स 1 है तो बाकी नंबर ऑफ पोल्स अगर 4 है तो वो सभी रूट्स कहाँ पे जाके इन्फिनिटी में कहाँ पे जाके एंड हो रहे होंगे, क्योंकि सबसे पहले इनिशियली देखा है कि रूट लोकस ओरिजिनेट होता है k इज इक्वल्स टू 0 पे ओपन लूप पोल्स में, और एंड होता है k इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी ओपन लूप जीरोस पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूट लोकस ब्रांच दिख रही है यहाँ पे जो 0 और -1 के बीच में है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी। अगर पोल से कोई भी रूट लोकस है वो पोल से ओरिजिनेट होता है और 0 पे जाके एंड होता है, तो अगर एक पोल ये एक जगह से ओरिजिनेट हुआ अपने पोल पॉइंट से k इज इक्वल्स टू 0 पे और 0 पे जाके एंड हो गया और नंबर ऑफ जीरोस नहीं दिख रहे हैं सिस्टम में, जैसे इस सिस्टम में भी देख रहे हैं सिस्टम में एक भी जीरो नहीं है, तो वो सभी जीरोस कहाँ हैं, क्योंकि हर पोल को ओरिजिनेट होने के लिए एक जीरो चाहिए, तो वो सभी जीरोस कहाँ हैं, ऑल दो जीरोस आर एट इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 पोल्स दिख रहे हैं और एक भी जीरो नहीं है, तो वो सभी जीरोस कहाँ होंगे, k इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो वही है कि नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या है, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी, और इसकी भी वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल्स टू p माइनस जेड, यानी 4 माइनस 0 यानी 4। तो कितने हैं, कितनी ब्रांचेस हैं जो इन्फिनिटी की तरफ जा रही होंगी, 4, विच इज विजिबल क्योंकि इसमें 4 पोल्स हैं, यहां से दिख रहा है कि पोल्स की वैल्यू 4 है और जीरोस की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इन 4 पोल्स यहां से ओरिजिनेट हुए, रूट लोकस में 4 लोकस यहां से ओरिजिनेट हुए, इन्हें एंड होने के लिए चाहिए, और के जीरोस की वैल्यू 0 है, तो ये सभी कहाँ एंड होंगे, ये सभी एंड होंगे इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि कैसे पता चलेगा कितने इन्फिनिटी पे एंड होंगे, तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट से पता चलेगा, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या है, फाई इज इक्वल्स टू, पीछे देख लिया ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स इसमें की वैल्यू 4 आई। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या है, फाई इज इक्वल्स टू, इसका एक फॉर्मूला है 180 अपॉन n माइनस 1 2q प्लस 1, जहां पे q की वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1 to 2 से लेकर n माइनस m तक, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 180, फाई 1 लेते हैं, फाई 1 की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस n माइनस m, n माइनस m क्या है, n है नंबर ऑफ पोल्स और m है नंबर ऑफ जीरोस, जिसकी वैल्यू हुई 4, ठीक है। तो ये क्या आया, अपॉन 4 इंटू 2q प्लस 1, q की वैल्यू 0 से शुरू करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1, क्या आएगी इसकी वैल्यू, 180 अपॉन 4 इंटू दिस विल बी 0, तो इंटू 1, 4 4 16, 4 5 20, दैट इज 45 डिग्री, एक एंगल आया 45 डिग्री। नेक्स्ट 180 अपॉन 4 इंटू 2q प्लस 1, q की वैल्यू अब क्या होगी 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 4 इंटू 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो 180 इंटू 3 बाई 4, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 45 डिग्री, 125 डिग्री, 335 डिग्री और एक और वैल्यू, ठीक है। ये सभी वैल्यूज 0 1 2, इसमें ही q इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, क्यों 3 तक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि n माइनस एम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि n माइनस एम तक ही लेंगे, और n माइनस एम की वैल्यू क्या है, n माइनस एम की वैल्यू 4 है, तो दिस इज 1 2 3 एंड 4, तो यानी q इज इक्वल्स टू, यहां से जो शुरू कर रहे हैं यह है q इज इक्वल्स टू 0 पे, यह है q इज इक्वल्स टू 1 पे, इसी तरीके से q इज इक्वल्स टू 2 और इसी तरीके से q इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो जब भी मोटा मोटा बोडे प्लॉट रूट लोकस बनेगा तो उसमें ये दिखेगा कि अगर ये पोल 0 प्लॉट है
और मान लेते कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट अभी नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, वो जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, उस पॉइंट से 4 ब्रांचेस जा रही होंगी। कैसे 4 ब्रांचेस? इन्फिनिटी की तरफ जा रही होंगी। और कौन से एंगल से जा रही होंगी? इन्हीं 4 एंगल से, 45, 125, शायद 225 है। ठीक है, ऐसे 4 एंगल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रांचेस जा रही होंगी। ठीक है, ये होगा 45 डिग्री, एक होगा 125 या 135 जो भी है इसमें से 125 डिग्री, तीसरा होगा 335 डिग्री और चौथा 225। ठीक है, तो अभी आगे बनाएंगे इसे। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, जो कि होता है सिर्फ रियल एक्सिस पे। इसको फॉर्मूला इसका क्या है? सम ऑफ फाइनाइट ओपन लूप पोल्स माइनस सम ऑफ फाइनाइट ओपन लूप जीरोस अपॉन n माइनस m। ठीक है, तो समेशन फाइनाइट ओपन लूप पोल्स का, ओपन लूप पोल्स कितने हैं पीछे से देख लेते हैं। ठीक है, ओपन लूप पोल्स कितने हैं? 0, -1, -2, -2। क्यों? क्योंकि फाइनाइट पोल्स की वैल्यू ही लेनी है, कॉम्प्लेक्स की नहीं, तो इसलिए 0, -1, -2, -2। ठीक है, यहां पे समेशन ऑफ 0, -1, -2, -2 माइनस सम ऑफ फाइनाइट ओपन लूप जीरोस इसमें है नहीं, अपॉन 4। इसकी वैल्यू क्या आई? 2, 3, 4, 5 -5/4। ठीक है, -1.25 -1.25 आया सेंट्रॉइड। ठीक है, तो अभी तक जितना देखा उसे रिवाइज कर लेते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि कितने नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस है सिस्टम में, अलग अलग सेपरेट पोल्स और जीरोस निकाला। फिर नेक्स्ट इज कि कितने एसिम्प्टोट्स हैं। एसिम्प्टोट्स मतलब वो ब्रांचेस जो इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। और कितनी ब्रांचेस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी? जितने नंबर ऑफ जीरोस इन्फिनिटी में लाई करेंगे। और कितने नंबर ऑफ जीरोस इन्फिनिटी में लाई कर रहे हैं? जितने नंबर ऑफ जीरोस रूट लोकस पे नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में 4 पोल्स हैं, जीरोस एक भी नहीं है, तो उन चारों पोल्स को टर्मिनेट होने के लिए जिस जीरो की जरूरत है वो सभी जीरोस इन्फिनिटी पे हैं। यानी इसमें 4 एसिम्प्टोट्स होंगे क्योंकि वो चारों जीरोस आर एट इन्फिनिटी। एंड द नेक्स्ट इज एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स इज कि किस एंगल से वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पोल से, रूट लोकस पोल से शुरू होगा, जीरो की तरफ जाएगा। पहला पॉइंट इज क्लियर कि जीरोस जो है वो इन्फिनिटी पे हैं। पर उस रूट लोकस में एक पॉइंट है सेंट्रॉइड, उस सेंट्रॉइड से वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वो सेंट्रॉइड से इन्फिनिटी की तरफ जिस एंगल से जाएगा दैट इज एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, जो यहां तक हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज कहां से वो एसिम्प्टोट्स इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इसलिए देखिए इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स, यानी जो मैंने ये वाला पॉइंट बनाया है जहां से चारों एसिम्प्टोटिक एंगल निकल रहे हैं, दैट इज। नेक्स्ट है ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट, यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जो भी आप लोग गेट क्वेश्चंस करते हैं या गेट क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ब्रेक अवे पॉइंट इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम रूट लोकस एंड इट इज देयर इन द पेपर एट इन ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ठीक है, या एवरी ऑल्टरनेट ईयर। ठीक है, तो ब्रेकअवे पॉइंट क्या है? ब्रेकअवे पॉइंट के लिए ये भी हमने पिछले कंस्ट्रक्शंस ऑफ रूल्स में देखा है कि ब्रेकअवे पॉइंट में जो सबसे पहला पार्ट निकालना है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अगर ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये अगर ट्रांसफर फंक्शन दिया है और अगर ब्रेकअवे पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की? 1 + GSHS इज इक्वल टू 0। GSHS दिया हुआ है ये, अब इसे निकालते हैं 1 + GSHS, तो क्या आएगा? S + 1। ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा, S² + 4S + 5 + K इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। S² + S² + 4S + 5 + K इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आएगा S4 + 4S³ + 5S² + S³ + 4S² + 5S + K इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4S³ क्यूब ये टर्म्स, तो ये आएगा 5S³ + 5 + 4 9 9S² + 5S + K इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें ब्रेकअवे पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है? डिफरेंशिएट करना होता है के पार्ट को। के पार्ट को अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा? के इज इक्वल टू, बाकी सारे टर्म्स इधर चले जाएंगे, तो -S4 - S³
माइनस 9s² माइनस 5s इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारे माइनस को अगर कॉमन ले लें और फिर dk/ds निकालें, dk/ds, तो ये वैल्यू क्या आएगी 4s³ सारे माइनस को लेकर इक्वल टू के 0 ले गए, 5 3 15 प्लस 15s² प्लस 18s प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो dk/ds है। अगर dk/ds की वैल्यू अभी निकालेंगे यहाँ से, तो ब्रेकअवे पॉइंट निकालेंगे कैसे, बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स आएंगे s1 s2 और s3। ठीक है, ये 3 रूट्स आएंगे। यहाँ ये 3 रूट्स मैंने निकाले हैं पहले से, एक आया है -0.4 और बाकी 2 रूट्स आए हैं -1 प्लस 678 प्लस -0.0602j। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इनमें से कौन सा ब्रेकअवे पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। रूट लोकस जो बना था, रूट लोकस के अंदर एक है 0 पे लाई कर रहा है, एक है -1 पे, और तीसरा कहाँ लाई कर रहा था, प्लस माइनस, ये था j, ये था -j, और ठीक है ये था -2, जिसमें से हमने देखा था कि रूट लोकस कहाँ कहाँ पे बन रहा है, सिर्फ इनके बीच में बन रहा है। ठीक है, इनके बीच में बन रहा है क्योंकि इसके राइट तरफ में ऑड नंबर ऑफ रूट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले पे भी नहीं होगा क्योंकि ये वाले के राइट साइड में 2 लाई कर रहे हैं और इधर वाले में 1 2 3 4 लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे होगा रूट लोकस। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर रहा है, वही वाला ब्रेकअवे पॉइंट कंसिडर करेंगे। -0.5 लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, -0.4 यहाँ लाई कर रहा है इस रूट लोकस पे, -1.6, अब 1.6 तो -1 के इधर चला जाएगा क्योंकि ये है -2 वाला पॉइंट, अगर तो -1.6 इधर कहीं आएगा, -1.6 कोई कॉम्प्लेक्स पोल होंगे जो -1 के इस तरफ आएंगे, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। तो कौन सा ब्रेकअवे वाला पॉइंट कंसिडर होगा, -0.4। ठीक है, तो ये आ गई 0.4 ब्रेकअवे पॉइंट की वैल्यू। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन j ओमेगा एक्सिस। अभी हमने देखा कि जो रूट लोकस है, अगर वो रूट लोकस, यहाँ एक रफ बना के देख लेते हैं कि अगर वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है इस तरीके से, तो ये कौन से पॉइंट्स होंगे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा इन्फिनिटी की तरफ जाने में। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स में पहले डिस्कस हो चुका है कि दोज रूट्स विच आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन, दोज रूट्स आर सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेबल सिस्टम, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ लेफ्ट साइड में ही सभी पोल्स लाई कर रहे हैं तो वो एक स्टेबल सिस्टम है। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर राइट साइड में कोई रूट्स लाई कर रहे हैं, कोई एक भी रूट लाई कर रहा है, तो वो हो गया अनस्टेबल सिस्टम। और इसी तरीके से अगर मार्जिन पे अगर कोई रूट्स लाई कर रहे हैं तो वो हो गया मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो अगर कोई ऐसा प्लॉट बन के आ रहा है या कोई ऐसा रूट लोकस है जिसमें पोल्स या जो भी रूट लोकस है बेसिकली वो इधर से इन्फिनिटी की तरफ राइट साइड में जा रहा है, अगर वो तो यहीं पे जा रहा है, अगर वो इस तरीके का बन रहा है, अगर इस तरीके का बन रहा है, ठीक है, तो ये कैसा पार्ट हो गया, ये हो गया स्टेबल सिस्टम। ठीक है, ये हो गया स्टेबल सिस्टम कि वो यहां तक स्टेबल है। अगर इस तरीके का रूट लोकस बन रहा है तो ये वाला पार्ट तो हुआ स्टेबल का, और इस k की वैल्यू के बाद जो भी यहाँ पे k की वैल्यू आ रही होगी, उस k की वैल्यू के बाद ये टुवर्ड्स इनस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो यानी इस तरफ का पार्ट हो गया अनस्टेबल सिस्टम। तो वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे ये अनस्टेबल हो रहा है ना, गेट में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन से पॉइंट से कोई भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन है या कोई भी सिस्टम है, वो सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ किस पॉइंट के बाद जा रहा है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसमें आपको यही निकालना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन j ओमेगा एक्सिस, क्योंकि इस पॉइंट के बाद इस k की वैल्यू पे, जो भी यहाँ दोनों k वैल्यूज हैं, इसके बाद ये सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो भी पीछे इक्वेशन आई है, ठीक है, ये इक्वेशन हमने निकाली है, ये है इक्वेशन, ये इसके बाद हमने से k निकाला था, तो ये मेन इक्वेशन थी जो हमने 1 + GSHS से निकाल ली थी। इंटरसेक्शन पॉइंट जब भी आएगा, जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, उस ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे 1 + GSHS करके, और उस इक्वेशन से हम इंटरसेक्शन एट j ओमेगा एक्सिस निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, और j ओमेगा एक्सिस को निकालने के लिए क्या करेंगे, RH क्राइटेरिया यूज करेंगे, राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया में क्या करते थे, S4, S², S1 और S0। ठीक है, उसके बाद ऑल्टरनेट टर्म्स लिखते हैं, यानी 1 और 18, नेक्स्ट है 15 और k। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 15 × 18 माइनस k, ठीक है, 15 × 18 माइनस k बाई 15, ये हो गया ये पार्ट,
ठीक है, यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा 0, और ये वाले यहाँ क्या टर्म आता है, यहाँ आता है ये वाला k टर्म, ठीक है, ये आ गया k टर्म। अब नेक्स्ट इज दिस इज 15 और 5, दिस इज 5 है ना, दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस ऑल्सो s4 प्लस 5s क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 5s प्लस k, ठीक है, इसको निकालते हैं, s4 प्लस 5s क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 5s प्लस k, 9s स्क्वायर प्लस 5s प्लस k, ये आ रही है इक्वेशन, ठीक है। हाँ, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, 1 है, दूसरा ये आएगा 9, 1 9 और k, नेक्स्ट विल बी 5, दिस विल नॉट बी 15, 5, दिस इज 5, दिस इज 5 और 0, और इससे नेक्स्ट वाला टर्म क्या आएगा, 5 इंटू 9, 5 9 जा 45 माइनस 5 बाय, दिस विल बी 45 माइनस 5 अपॉन 5, ठीक है, तो क्या हो गया 40/5 विच विल बी 8, ठीक है, ये वैल्यू आएगी 8। नेक्स्ट टर्म होगा 5k माइनस 0/5 विच विल बी k, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला टर्म भी लिखेंगे, तो इससे k की वैल्यू यहाँ वाले पार्ट से, यहाँ जो कंपोनेंट आएगा उससे k की वैल्यू 8 निकल के आएगी, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो इससे वैल्यू k की 8 निकल के आएगी। पॉइंट राउथ-हर्विट्ज आपने इसके पहले भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, ठीक है, तो इसे राउथ-हर्विट्ज से सॉल्व कर लेंगे। मेन पॉइंट इज कि जब k की वैल्यू 8 आई, व्हाट डज दिस k सिग्निफाइज, k एक तो सिग्निफाई कर रहा है कि ये सस्टेन्ड ऑसिलेशन है, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ-हर्विट्ज है, फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ-हर्विट्ज से ही लेट्स सॉल्व इट, ठीक है, यहां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा क्लियर बनेगा। इक्वेशन इज S4 S3 S2 S1 S0, ठीक है, 19k and is 5 this is 5 and 5, ठीक है, तो ये 45 माइनस 5/5 विच इज इक्वल टू 40, दिस इज 5k माइनस 0, तो ये 5k ही होगा। ये वैल्यू क्या आएगी 40 इंटू 5 माइनस 25k अपॉन 5, ठीक है, और ये वाली वैल्यू 0 और ये वाला टर्म आएगा k। तो जब ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम देखते हैं, फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उनमें कोई भी, किसी भी एलिमेंट में कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साइन चेंज नहीं अगर है तो फिर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले एलिमेंट के अंदर जो भी वैल्यू दी है, लाइक ये वाली वैल्यू है 40 इंटू 5 माइनस 25k/5 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो यहां से ग्रेटर देन 0 अगर आया तो स्टेबल। सस्टेन्ड ऑसिलेशन का क्या मतलब है, सस्टेन्ड ऑसिलेशन मतलब दिस इज इक्वल टू 0, अगर यही वाला टर्म इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसको हम कहते हैं सस्टेन्ड ऑसिलेशन, ठीक है, ये पिछली क्लासेस में देख चुके हैं सस्टेन्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसलिए इसमें k की वैल्यू इक्वल टू 8 आ रही है, ठीक है, इसलिए इसमें k की वैल्यू इक्वल टू 8 आ रही है, यानी ये वाला जो प्लॉट है, इस प्लॉट के अंदर वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाद वो अनस्टेबिलिटी की ओर जाएगा, वो वाला पॉइंट पे वैल्यू क्या है k की, वो पॉइंट है k इज इक्वल्स टू 8। अब वो एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे j ओमेगा पे वो कौन सा पॉइंट है, अभी तो क्या निकल के आया, राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया से क्या निकल के आता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे k की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो ये निकल के आएगा राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया से, यानी गेन का क्या वैल्यू है, और j ओमेगा एक्सिस की पे क्या वैल्यू है वो निकल के आता है इससे, ऑक्सिलरी इक्वेशन से, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके अंदर जो भी स्क्वायर वाली इक्वेशन दे रखी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से 8² प्लस 8, जो भी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी उसे क्रॉस चेक करेंगे, और करने से s की वैल्यू प्लस माइनस 1j, यानी अगर कोई ऐसा प्लॉट है, इस प्लॉट के अंदर ये है k की वैल्यू 8, ठीक है, ये है k की वैल्यू 8, तो ये k की वैल्यू 8 गेन है, इस गेन पे अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस 1j, यानी ऊपर वाले पार्ट में प्लस 1j और नीचे वाले पार्ट में माइनस 1j, ठीक है। तो ये होगी इंटरसेक्शन पॉइंट
इमेजिनरी एक्सिस पे जहाँ से वो इंस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। एक और पार्ट है एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल। इसके अंदर क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स जीरो नहीं है तो एंगल ऑफ अराइवल इस केस में नहीं वैलिड है, लेकिन एंगल ऑफ डिपार्चर है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, फाई डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस फाई। जैसे कि ये पॉइंट है, इसके अंदर कितने थे, 0 था, -1 था और 2 + 1j, और ये वाला पॉइंट था 2 - 1j, ठीक है, जिसमें से ये पॉइंट 2 है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पोल है, एंगल ऑफ डिपार्चर में यही पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स पोल से बाकी सब कितना एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी 180 माइनस फाई के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी कि ये इससे कितना एंगल बना रही है, ठीक है, तो ये इससे इतना एंगल बना रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पोल इससे कितना एंगल बना रहा है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। फिर ये वाला इससे कितना एंगल बना रहा है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। इसको करने का ये भी तरीका है, आप इससे भी करके देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं ये वाले पॉइंट से निकालना है, ये वाले पॉइंट से, तो ये वाला एक्सिस क्या है, ये वाला एक्सिस है 2 और ऊपर वाला भी एक्सिस है 2, यानी 2/2 और स्लोप क्या होगा, tan इनवर्स, ठीक है। तो tan इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे, ठीक है। सॉरी, ये वाले पॉइंट से मैं कह रही थी, ये वाले पॉइंट से 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो क्योंकि ये 1j है ना, ये वाला एक्सिस भी 1 है और ये वाला एक्सिस भी 1 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो वाला एंगल हो गया 45। इसी तरीके से ये वाला जो एक्सिस है ये हो गई वैल्यू 2 और ये हो गई हाइट 1, यानी 1/2 tan इनवर्स। तो tan थीटा की वो वैल्यू जिसपे इसकी वैल्यू 1/2 आए, तो वो थीटा की वो वैल्यू हो जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसी तरीके से एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे। तो ये था अभी तक का कंक्लूजन रूट लोकस में। तो रूट लोकस में सबसे पहले पोल जीरोस निकालने हैं, फिर नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, फिर एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स वो एंगल्स जिससे पोल्स जीरोस को पे एंड होने के लिए इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, वो एंगल्स हैं एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। फिर नेक्स्ट है सेंट्रॉइड, वो सेंट्रॉइड इज दैट पॉइंट जहां पे इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट्स हो रहा है। नेक्स्ट है ब्रेकअवे पॉइंट, ब्रेकअवे पॉइंट से निकलेगी ये वैल्यू कि किस पॉइंट पे दो पोल्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी अगर कोई दो पोल्स हैं और उन्हें अगर एक्सिस लीव करना है तो दो पोल्स के बीच में जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है ब्रेकअवे पॉइंट, यानी उस पॉइंट पे आके ब्रेकअवे होता है उनका। और इसी तरीके से अगर कोई दो जीरोज हैं, क्योंकि जीरोज पे आके प्लॉट वापस एंड होता है, तो जीरोस के बीच के जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ब्रेक इन पॉइंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ब्रेक अवे पॉइंट के बाद एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन जे ओमेगा एक्सिस। तो उसके लिए हम के की वैल्यू पहले निकालते हैं राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया से, कि राउथ-हर्विट्ज वो गेन की वैल्यू जिससे वो जे ओमेगा से वो इंस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। एंड लास्ट इज एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल, जिसमें डिपार्चर इज फॉर कॉम्प्लेक्स पोल्स और एंगल ऑफ अराइवल इज फॉर कॉम्प्लेक्स जीरोस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।